वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 4। तो इस लेक्चर में हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। जिन टॉपिक्स के ऊपर हम इस लेक्चर में बात करेंगे उनमें आपकी मेमोरी हायरार्की, पैरामीटर्स ऑफ मेमोरी, उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी देखेंगे जिनमें प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी आते हैं। आपके प्राइमरी मेमोरी में रैम, रोम और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंट सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस जैसे HDD, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप एट्सेट्रा के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम कैश मेमोरी और फ्लैश मेमोरी के बारे में भी लास्ट में कुछ बातें जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर मेमोरी से। कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है? जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एक कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसमें 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें आपका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट होता है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में हमने ऑलरेडी लेक्चर 2 और 3 में बात की है। तो मेमोरी यूनिट के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम मेमोरी यूनिट के बारे में बात करें तो मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है कि मेमोरी यूनिट जो है ये स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा कि CPU जो होता है, CPU डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करता है या फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कि एक सॉफ्टवेयर में या एक एप्लीकेशन में होती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने का काम जो है वो CPU करता है, ठीक है। लेकिन उस एग्जीक्यूशन करने के लिए उन इंस्ट्रक्शंस को पहले स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर मेमोरी में सेव होनी चाहिए। तो उस चीज़ के लिए, उस स्टोरेज के लिए कंप्यूटर मेमोरी जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब ये मेमोरी जो हो सकती है, कभी कभी हमें ये ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है कि हम डेटा को टेम्पररीली स्टोर करने की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर कभी परमानेंटली डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी हमारे पास अवेलेबल होती है। तो इन अ नटशेल कंप्यूटर मेमोरी का काम है डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम और फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। अब कंप्यूटर हायरार्की के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर हायरार्की का मतलब क्या है? अब कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसमें एक ही टाइप की मेमोरी नहीं होती है, उसमें 4 या 5 टाइप की मेमोरी होती है। तो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज को अरेंज करने को हम हायरार्की या फिर मेमोरी हायरार्की कहते हैं, ठीक है। तो हायरार्किकल अरेंजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, उसे हम कहेंगे मेमोरी हायरार्की। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, हम सेकेंडरी स्टोरेज से स्टार्ट करेंगे। सेकेंडरी स्टोरेज मतलब आपकी मैग्नेटिक डिस्क होगी, मतलब जो HDD होती है, या फिर पहले मैग्नेटिक टेप आती थी। तो ये मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप दोनों सेकेंडरी स्टोरेज या फिर ऑक्सिलरी स्टोरेज या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज में आएंगे, ठीक है। तो जब आपका ऑफ होता है तो आपके सारे जो मतलब आपका सारा डेटा, आपके सारे सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? वो आपकी HDD में होते हैं, ठीक है। आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में सेव होते हैं, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल अब आपको क्या करना है कि किसी एक सॉफ्टवेयर को आपको रन करना है, उसको आपको चलाना है, ठीक है। तो उसके लिए जब उस पर डबल क्लिक करते हो तो उस टाइम क्या होता है कि वो जो सॉफ्टवेयर अभी सेकेंडरी स्टोरेज में है वो आपकी मेन मेमोरी मतलब आपकी रैम में आ जाता है, ठीक है। तो जब वो आपकी मेन मेमोरी में आ जाता है उसके बाद क्या होता है कि आपका सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका कैलकुलेटर है, जब उस कैलकुलेटर को बनाया गया है तो उस टाइम पे क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर को अगर हम देखेंगे तो उसमें ऐसे कोड लिखा था उसके बनाने वाले ने, उसके डेवलपर ने। तो उसमें बहुत सारी, आप देख सकते हो, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ऐड करना है, आप जब आप चलाते हो कैलकुलेटर को तो उस टाइम पे आप एडिशन के लिए बोल रहे हो कि आप ऐड के लिए कंप्यूटर के को यूज़ करते हो, उस कैलकुलेटर को यूज़ करते हो, आपको एडिशन करना है 2 नंबर्स का। तो उस टाइम पे फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होगी एडिशन के लिए जो कि एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ठीक है। तो वो इंस्ट्रक्शन जो अभी मेन मेमोरी में है, जिस टाइम पे उसे एग्जीक्यूट होना होगा तो उसको रजिस्टर में रजिस्टर में लाना पड़ता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपके इंस्ट्रक्शन या डेटा होते हैं वो परमानेंटली स्टोर होते हैं कहाँ पे? आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में। लेकिन CPU जो है वो डायरेक्टली जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, चूंकि वो मैग्नेटिक फॉर्म में डेटा को सेव करता है, डायरेक्टली उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, इसलिए उसको मेन मेमोरी में लाना पड़ता है, मतलब रैम में लाना पड़ता है। तो रैम में क्या होता है कि रैम में सारी ये जो इंस्ट्रक्शंस होती है ऑलमोस्ट सारी की सारी एक एप्लीकेशन में जो होती है वो मेन मेमोरी में आ जाती है। लेकिन फिर एक एक करके उसको रजिस्टर में लाना पड़ता है। रजिस्टर में
इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके IR जो कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है उसमें आता है, या फिर अगर कोई डेटा होगा, मतलब 5 और 7 है इनको ऐड करना, तो 5 और 7 जो है ये डेटा है तो उसको डेटा रजिस्टर में सेव करेगी। तो ऐसे ही जो है CPU इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है जो कि रजिस्टर्स में सेव होती हैं, ठीक है। लेकिन रजिस्टर जो होती है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, सबसे छोटी साइज में जो होते हैं वो रजिस्टर्स होते हैं। तो पूरा का पूरा ये सॉफ्टवेयर जो है या फिर पूरी की पूरी सारी इंस्ट्रक्शंस जो है ये रजिस्टर में तो नहीं आ पाएंगी, लेकिन अगर आप स्पीड देखोगे, स्पीड सबसे ज़्यादा होती है रजिस्टर्स की, ठीक है। तो ऊपर जाओगे स्पीड मतलब इंक्रीज होती है। तो इसलिए इनको ऐसे अरेंज किया गया है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड मिल पाए और ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी मिल पाए, ठीक है। अब अगर हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल, हाँ यहाँ पे इससे पता चलता है कि मैग्नेटिक डिस्क जो होती है सबसे स्लो होती है, या फिर सेकेंडरी स्टोरेज सबसे ज़्यादा स्लो होती है, मेन मेमोरी उससे तेज़ होती है, कैश उससे भी तेज़ होती है, और रजिस्टर सबसे तेज़ होते हैं। साइज़ में अगर हम देखेंगे, साइज़ में रजिस्टर सबसे छोटे होते हैं, कैश उससे बड़े होते हैं, मेन मेमोरी उससे भी ज़्यादा मतलब ज़्यादा साइज होता है या कैपेसिटी होती है, और सेकेंडरी स्टोरेज की सबसे ज़्यादा होती है। मैग्नेटिक डिस्क की होती है किससे ज़्यादा? टेप की होती है डिस्क से ज़्यादा, ठीक है। तो इसको अरेंज करने का मकसद यही है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्पीड फास्ट हो और कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। और एक चीज़ है कि जो कैश होती है वो मेन मेमोरी से ज़्यादा महंगी होती है, और मेन मेमोरी जो होती है वो सेकेंडरी स्टोरेज से ज़्यादा महंगी होती है। अब हम क्या करते हैं कि हम सारी की सारी जो है कैश ही लेते हैं, ठीक है। मेन मेमोरी अगर हमारे पास 4 GB की होती है, साइज़ मैंने ऑलरेडी बताया कि साइज़ जो होता है रजिस्टर्स का अगर हम बात करेंगे तो रजिस्टर्स यूजुअली होते हैं कुछ बाइट्स के, 2 बाइट्स के, 4 बाइट्स के, ऐसे होते हैं। कैश होती है कुछ KBs में और MBs में, मतलब 2 MB की कैश हुई है। मेन मेमोरी आजकल GBs में आप देखते हो, 2 GB, 4 GB, 8 GB की, 16 GB की। और आपकी हार्ड डिस्क या सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है वो आजकल TBs में आती है। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि सारी की सारी जो है मेन मेमोरी, सारी की सारी जो है रजिस्टर्स फास्ट है तो रजिस्टर्स ही क्यों नहीं रखते, पर रजिस्टर्स जो हैं ये महंगे होते हैं। या फिर सारी की सारी हम कैश ही क्यों नहीं रखते अगर ये स्पीड में सबसे फास्ट है, लेकिन ये महंगे होते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट कम रहे और स्पीड भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले और कैपेसिटी भी जो है वो ऑप्टिमम मिले, इस चीज़ के लिए हम ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज को एक कंप्यूटर सिस्टम में अरेंज करते हैं, ठीक है। तो आई गेस यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर हायरार्की किसे कहते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी की क्या ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो कैश का यहाँ पे क्या काम होता है कि अब फॉर एग्जांपल मैंने मेन मेमोरी से यहाँ पे कोई एक इंस्ट्रक्शन को उठाया, फॉर एग्जांपल ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है इसको उठा के मैंने रजिस्टर में लाया क्योंकि इसको एग्जीक्यूट करना है CPU को। अब अगर ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो वाली एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होती है उसको हम कैश में लेके आते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जब दूसरी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होगा, मतलब जो अभी हो रही है एग्जीक्यूट, जब वो खत्म होगी तो जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का टाइम आएगा, CPU को वापस मेन मेमोरी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो डायरेक्टली जो है कैश के पास जाके उसको एक्सेस कर सकता है या फिर वहाँ से फैच कर सकता है। तो क्योंकि कैश मेमोरी जो होती है वो मेन मेमोरी से फास्ट होती है तो हमारा टाइम जो है वो बच जाता है। तो आई गेस ऐसे आपको समझ आ गया होगा कैश की एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेमोरी के पैरामीटर्स क्या होते हैं। जब हम डिफरेंट मेमोरीज की बात करते हैं तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी मतलब कि कितना ये स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की होती है, मेन मेमोरी या फिर रैम की उससे कम होती है, कैश की उससे भी ज़्यादा कम होती है, रजिस्टर की सबसे ज़्यादा कम होती है। तो ऐसे आपको पता चल गया होगा कि डिफरेंट मेमोरीज की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। नेक्स्ट इज एक्सेस मोड। एक्सेस मोड का मतलब है कि हम डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस को, मतलब अब कोई मेमोरी, अब कोई स्टोरेज डिवाइस है तो उस स्टोरेज डिवाइस में डिफरेंट लोकेशंस हैं जहाँ पे डेटा हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, मतलब क्या हम रैंडमली करें, सीक्वेंशली करें या फिर डायरेक्टली करेंगे, इसको हम आगे देखेंगे कि रैंडमली, सीक्वेंशली और डायरेक्टली क्या होता है। तो एक्सेस मोड का मतलब है कि डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस को हम कैसे एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट आपका एक्सेस टाइम है। एक्सेस टाइम करने का मतलब है कि मेमोरी से डेटा को रीड करने में कितना टाइम लगेगा या फिर राइट करने में, मतलब मेमोरी से डेटा को फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर्स तक लेके आने में कितना टाइम लगेगा, और अगर CPU ने कोई डेटा जनरेट किया, रिजल्ट जनरेट किया, अब उसको किसी मेमोरी में मुझे राइट करना है, मतलब सेव करना है, तो उस राइट ऑपरेशन में कितना टाइम लगेगा उसको हम कहेंगे एक्सेस टाइम।
तो एक्सेस टाइम जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए, जितना कम एक्सेस टाइम होगा उतनी फास्ट आपकी मेमोरी होगी। नेक्स्ट आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि आपकी मेमोरी जो किसकी बनी है, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की बनी है, क्या वो मैग्नेटिक फॉर्म में डेटा को सेव करती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करती है, क्या वो मैकेनिकल मतलब मैं उसमें कुछ पार्ट्स मूव करते हैं या फिर वो ऐसी स्टैटिक होती है, ऑप्टिकल मतलब क्या वो लाइट की फॉर्म में डेटा को सेव करते हैं। नेक्स्ट आपकी परमानेंस ऑफ स्टोरेज होता है, ये पैरामीटर का मतलब है कि क्या डेटा जो हम सेव करें मेमोरी, क्या वो हमेशा के लिए रहेगा या फिर वो टेम्पररी है। तो डिफरेंट मेमोरी जो है हमारे पास, डिफरेंट मेमोरीज जो हमारे पास होती है, कुछ परमानेंट स्टोरेज होती है, कुछ जो होती है टेम्पररी होते हैं। अब अगर हम स्टोरेज कैपेसिटी की बात करेंगे तो स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा जो होती है वो ऑक्सिलरी मेमोरी की होती है, उससे कम होती है मेन मेमोरी की, ये ऑलरेडी मैंने बताया। कैश उससे कम और रजिस्टर्स की उससे कम। एक्सेस टाइम मतलब कि एक्सेस करने में, डेटा को रीड करने में या फिर राइट करने में कितना टाइम लगेगा। सबसे कम टाइम जो लगता है रीड या राइट करने में वो सीपीयू को लगता है रजिस्टर्स से, तो एक्सेस टाइम सबसे कम रजिस्टर्स में होता है, कैश में उससे ज़्यादा होता है, मेन मेमोरी में उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है वो हार्ड डिस्क या फिर सेकेंडरी स्टोरेज को रीड या राइट करने में लगता है। तो स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेस टाइम को, जितनी ज़्यादा स्पीड ज़्यादा होगी उसका मतलब है कि एक्सेस टाइम उतना कम टाइम हमें लग रहा है किसमें, उसको फेच करने में। ठीक है, तो इससे आपको स्पीड और टाइम भी समझ आ गया होगा। अगर हम एक्सेस मेथड्स को देखेंगे तो 3 टाइप या 4 कह सकते हैं हम, 4 टाइप ऑफ एक्सेस मेथड्स हैं, सीक्वेंशियल, डायरेक्ट, रैंडम और एसोसिएटिव। सीक्वेंशियल मेथड का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास से ऐसे है कि मेमोरी में डेटा आप मान सकते हो एनालॉजी के तौर पर कि डेटा ऐसे स्टोर है, ठीक है, ऐसे स्टोर है, ये जो है ये मेमोरी में स्टोर है। अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी कि यहाँ पे जो ये लिखा है सेमीकंडक्टर मेमोरीज, मुझे इस लाइन की ज़रूरत पड़ गई, ये मेमोरी में स्टोर है, सीपीयू को ये वाली लाइन ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, तो अब अगर मैं जो रीडर है, मतलब अब अगर ऐसा हो गया कि मुझे पहले से स्टार्ट करना पड़ा और ऑल द वे थ्रू यहाँ तक जितनी लाइंस है पहले उनको एक्सेस करना पड़ा, तब जाके अगर मैं यहाँ तक पहुंचा तो मैं कहूँगा कि ये सीक्वेंशियल एक्सेस है। ठीक है, सीक्वेंशियल एक्सेस मतलब लीनियरली सीक्वेंशियली मुझे वहां तक पहुंचना पड़े जो डेटा मुझे एक्सेस करना है। ठीक है, ये सीक्वेंशियल हो गया। नेक्स्ट अगर हम सीक्वेंशियल की बात करेंगे तो सीक्वेंशियल मैग्नेटिक डिस्क्स में होता है, ये हम आगे देखेंगे, मैग्नेटिक टेप्स में होता है और ऑप्टिकल मेमोरी मतलब सीडी डीवीडी में भी होता है। नेक्स्ट इज आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर रैंडम एक्सेस मेथड। रैंडम एक्सेस मेथड का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अभी अगर मुझे इस वाले की जरूरत पड़ गई, ये वाली लाइन है, ये मेमोरी में कहीं पे स्टोर है किसी लोकेशन पे, मुझे ये फैच करनी है, तो मैं डायरेक्टली अगर यहां पे पहुंच पाया तो मैं कहूंगा कि ये रैंडम एक्सेस है, या फिर यहां इसको मैंने एक्सेस किया, नेक्स्ट मुझे ये वाली लाइन जरूरत पड़ गई। तो अब अगर ऐसा हुआ कि मुझे इन 4 लाइंस को जो है एक्सेस ना करना पड़े, अगर मैं डायरेक्टली यहां पे जो है इसको एक्सेस करूं तो मैं कहूंगा ये रैंडम एक्सेस है। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस जो होता है वो सेमीकंडक्टर मेमोरीज, मतलब जैसे आपकी रैम हो गई, रोम हो गई, या फिर आजकल की जो एसएसडीज होती हैं जो आपकी ऑक्सिलरी या फिर सेकेंडरी स्टोरेज में आती है, उनमें जो है रैंडम एक्सेस मेथड यूज होता है। ठीक है, तो डेटा को कैसे हम एक्सेस करेंगे, कैसे रीड या राइट करेंगे, तो वो हो गया आपके एक्सेस मेथड। नेक्स्ट आपका डायरेक्ट एक्सेस मेथड है। डायरेक्ट एक्सेस मेथड का मतलब है ये जो होता है ये दोनों का होता है, मतलब उसमें दोनों होते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड भी और रैंडम एक्सेस मेथड भी। ये जो होता है ये हार्ड डिस्क में होता है। हार्ड डिस्क जो होती है आपको पता होगा कि उसमें ऐसे डिस्क होती हैं और 4 पॉइंट डिस्क होती है, एक ही डिस्क नहीं होती, एक के ऊपर दूसरी फिर उसके ऊपर तीसरी, ऐसे होता है, स्टैक में 4-5 डिस्क होती हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे चौथे वाली डिस्क के ऊपर डेटा है उसको लेके आना है, ठीक है, तो सबसे पहले रैंडम एक्सेस होगा कि मैं डायरेक्टली चौथी वाली के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि हर एक डिस्क का जो होता है एक रीड राइट हेड होता है। ठीक है, तो अब अगर चौथी वाली पे डेटा है तो मुझे पहली, सेकेंड, थर्ड को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली फोर्थ पे जा पाऊंगा। लेकिन ये हो गया रैंडम। लेकिन जब मैं फोर्थ पे पहुंचा, अब फोर्थ वाली डिस्क में कहां पे डेटा है उसके लिए मुझे सीक्वेंशियली जाना पड़ेगा, मतलब उस फोर्थ वाली डिस्क में मुझे स्टार्ट से शुरू करना पड़ेगा और एक एक मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना पड़ेगा जब तक कि मैं उस लोकेशन पे ना पहुंच पाऊं जहां पे वो डेटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे दोनों सीक्वेंशियल एक्सेस भी है और रैंडम एक्सेस भी है। तो ऐसे एक्सेस को हम डायरेक्ट एक्सेस कहते हैं, और ये कहां पे होता है, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क में होता है, या फिर जिसे एचडीडी भी कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव जिसे कहते हैं, जो आजकल होती है उनमें डायरेक्ट एक्सेस यूज होता है। नेक्स्ट आपका एसोसिएटिव एक्सेस होता है, वो कैश मेमोरी में यूज होता है। ठीक है, तो ये एक तरह से एक स्पेशल टाइप है रैंडम एक्सेस का ही।
थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, उसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो एसोसिएटिव एक्सेस जो होता है वो कैश मेमोरी में यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई गेस आपको समझ आया होगा। आगे हम और इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब हम टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करेंगे। तो मेमोरी जो होती है, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो मेमोरी जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपकी रैम आती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम, रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आपका मैग्नेटिक मेमोरी आती है और ऑप्टिकल मेमोरी आती है, ठीक है। तो रैम जो हो वो दो टाइप्स की होती है, डी रैम मतलब डायनेमिक रैम और एस रैम मतलब स्टैटिक रैम। इसको हम आगे देखेंगे अच्छे से। और रोम में दो टाइप्स होते हैं, पी रोम और ई रोम। तीन टाइप्स होते हैं, पी रोम, ई रोम और ई रोम। दिस इज प्रोग्रामेबल रोम, दिस इज इरेजेबल रोम, दिस इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम। और सेकेंडरी स्टोरेज भी जो मैग्नेटिक मेमोरी होती है उनमें आपकी फ्लॉपी डिस्क आएगी या फिर हार्ड डिस्क भी इसी में आएगी, ठीक है। तो इसमें ये है। ऑप्टिकल मेमोरी में आपकी सीडी आती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी आती है। तो ये हो गई आपकी, या फिर ब्लू रे भी आती है इसमें, आजकल ब्लू रे आती है, तो वो भी आपकी ऑप्टिकल डिस्क में आएगी, ठीक है। तो ये जो है इसको आप याद रख सकते हो, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज जो होती हैं जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम में होती है वो ऐसे होती है, ठीक है। तो अब इनको हम वन बाय वन इन डेप्थ देखेंगे। प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी जो होती है इसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी होगी आपकी वो वाली मेमोरी जो कि डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है सीपीयू के साथ, ठीक है। तो इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया कि कोई भी इंस्ट्रक्शन जो होती है, कोई भी सॉफ्टवेयर, वो पहले कहाँ होता है, वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में होता है, लेकिन उसको लाना पड़ता है प्राइमरी मेमोरी में या फिर रैम में, जहां से फिर उसको वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस को जो है सीपीयू रजिस्टर्स तक लेके जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है इसको कहते हैं कि ये स्टोर करती है डेटा को फॉर इमीडिएट मैनिपुलेशन। इसका मतलब है कि जो इंस्ट्रक्शंस या फिर जो सॉफ्टवेयर अभी एग्जीक्यूट हो रहा है वो कहाँ पे है, वो आपकी मेन मेमोरी में है, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूट अभी हो रहा है, जो सॉफ्टवेयर अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, जो सॉफ्टवेयर अभी रन हो रहा है, वो मेन मेमोरी में होता है, ठीक है। तो ये लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, यूजुअली ये 2 GB की होती है, मतलब 4 GB, 8 GB, 16 GB की होती है। इसमें ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती। ये वोलेटाइल इन नेचर होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। वोलेटाइल मतलब कि रैम जो होती है इसमें जो डेटा है वो वोलेटाइल होता है। मतलब जब लाइट चली जाएगी, मतलब आपका जो कंप्यूटर सिस्टम पावर ऑफ हो गया, मतलब पहले जो होता था कि लाइट चली जाती थी तो पावर ऑफ हो जाता था, जब आपका सिस्टम पावर ऑफ हो जाएगा तो उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर आप कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हो, ठीक है। आप कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हो, उस सॉफ्टवेयर में आपने कुछ प्रोसेसिंग की, उसको किसी चीज़ के लिए यूज़ किया आपने, ठीक है। तो अब आप किसी एक फेज में पहुंच गए उस सॉफ्टवेयर में, ठीक है। आपको वो याद है। अब क्या हुआ कि अचानक से आपका कंप्यूटर सिस्टम जो वो डिलीट हो गया। अब जब फिर से आप स्टार्ट करोगे तो आपका जो वही सॉफ्टवेयर वो फिर से रीस्टार्ट होगा, क्योंकि जो भी काम आपने किया था वो कहाँ पे था, वो आप रैम में कर रहे थे, ठीक है। आप रैम में कर रहे थे, तो जब मतलब प्राइमरी मेमोरी में कर रहे थे, जब पावर चला गया, जब लाइट चली गई, जब कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हो गया, तो उसमें जो सॉफ्टवेयर था, उसमें जो डेटा था रैम में, वो डिलीट हो गया। तो हम कहते हैं कि रैम या फिर मेन मेमोरी जो होती है वो वोलेटाइल होती है। अब रैम के प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे रैम कहते हैं और रोम, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे शायद कंफ्यूजन हो, पहले रोम का कुछ और आपने शायद सुना हो, पर रोम और रैम के बीच का डिफरेंस आपको यहां समझ आएगा। रैम चिप जो होती है वो ऐसी दिखती है और रोम चिप जो होती है वो छोटी होती है और ऐसी दिखती है, ठीक है। अब हम रैम और रोम को देखेंगे। तो रैम और रोम आपकी दोनों प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस क्यों कहते हैं, क्योंकि आप इसको रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि आप रैंडमली जो है डेटा को एक्सेस कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि एक्सेस मेथड जब मैंने पढ़ाया था, तो एक्सेस मेथड में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे डेटा को, इस वाले डेटा को एक्सेस करना है, तो मैं डायरेक्टली जो है यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। मुझे फर्स्ट से स्टार्ट करके यहाँ तक नहीं पहुँचना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे रैंडम एक्सेस होता है, दैट्स वाई इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ठीक है। बाकी ये जो है ये टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज होता है, आपको यूज समझ आ गया होगा। और इसमें दो टाइप्स हैं, डी रैम और एस रैम। डी रैम मतलब डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम का मतलब क्या होता है, ये जो होती है डी रैम, ये बनी होती है मेमोरी सेल्स की, और इसमें जो मेमोरी सेल होती है वो बनी होती है एक कैपेसिटर की और एक ट्रांजिस्टर की।
अब कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जो चार्ज स्टोर होता है, दरअसल कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज स्टोर करता है, जो चार्ज स्टोर करता है वो ड्रेन होता है, मतलब अगर आप ऐसे ही उसको रहने दोगे तो वो धीरे धीरे ड्रेन हो जाएगा, मतलब लूज हो जाएगा। तो इसको क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है कि इसको हमें रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं डायनेमिक मेमोरी, क्योंकि इसमें जो है रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है। ये स्लो होती है लेकिन जो है चीप होती है, लेस एक्सपेंसिव होती है, और ये कम स्पेस लेती है किस पे, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे। नेक्स्ट आपका स्टैटिक रैम हो गया। स्टैटिक रैम जो है ये सिर्फ बना होता है ट्रांजिस्टर्स की, ठीक है। तो डी रैम बनी होती है ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर की, कैपेसिटर को रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो एस रैम है, स्टैटिक रैम, ये बनी होती है सिर्फ ट्रांजिस्टर्स की, तो इसमें जो है किसी भी रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। और एस रैम को ज्यादातर कैश मेमोरी बनाने में यूज किया जाता है, क्योंकि एस रैम जो होती है ये फास्ट होती है और कैश मेमोरी भी जो होती है वो फास्ट ही होती है, ठीक है। तो यहां पे आपको डी रैम और एस रैम का डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपका रोम है। रोम भी एक तरह की प्राइमरी मेमोरी है। रोम जो होती है, जैसे कि नाम बताता है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब आप सिर्फ रीड कर सकते हो, मतलब आप इसके ऊपर जो है आप उसको राइट नहीं कर सकते हो, मतलब इसमें जो स्टोर होगा उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो, उसको आप एडिट नहीं कर सकते हो। इसमें एक बार जो डाला गया है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ये हम कहते हैं कि ये नॉन वोलेटाइल होती है। रोम नॉन वोलेटाइल होती है लेकिन रैम वोलेटाइल होती है, मतलब रोम में जो डेटा है अगर कंप्यूटर सिस्टम ऑफ भी हो गया तब भी वो उसी में रहेगा। अब ये किस काम के लिए यूज होता है? रोम में यूजुअली जो है इंस्ट्रक्शंस कुछ स्टोर की जाती हैं या फिर कुछ प्रोग्राम्स जो है वो सेव किए जाते हैं, ठीक है। अब अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में देखोगे, एक चिप होती है जिसे हम कहते हैं बायोस चिप, या फिर मदरबोर्ड के ऊपर, मदरबोर्ड का अपना एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है, छोटा सा मदरबोर्ड के लिए होता है। अब अगर ऐसा होता कि आपके मदरबोर्ड के ऊपर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सिस्टम ऑफ किया आपने, तो अगर वो रैम में सेव होता है या फिर ऐसी मेमोरी में स्टोर होता है जो कि वोलेटाइल होती, तो वो सॉफ्टवेयर तो मतलब जब कंप्यूटर सिस्टम ऑफ होता तो वो डिलीट हो जाता। तो इसके लिए क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर जो होता है, किसका सॉफ्टवेयर, किसका ऑपरेटिंग सिस्टम, मदरबोर्ड का, वो सेव होता है आपकी रोम में। वहां पे एक चिप होती है छोटी सी, जो रोम चिप होती है, तो वहां पे वो उसको आप एडिट नहीं कर सकते, वो वैसे का वैसे ही रहता है हमेशा के लिए। तो वो मदरबोर्ड को ऑपरेट करने के लिए जो है उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है। तो आई गेस समझ आ गया होगा। बायोस चिप जो होती है वो भी रोम होती है, क्योंकि बायोस चिप जो है, बायोस में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, मतलब वहां पे लिखा होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पे है हार्ड डिस्क में। तो अगर उसके साथ हमें मतलब छेड़खानी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो एक बार मतलब वहां पे रखा गया है कि कहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो वहीं पे रहना चाहिए। अगर हमने उसके साथ कुछ एडिटिंग किया तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्रैश कर सकता है, तो उसमें एडिटिंग की जरूरत नहीं होती है। तो दैट्स वाई जो होती है वो बायोस चिप भी होती है, रोम होती है, ठीक है। तो आगे समझ आ गया होगा। तो इसको क्या होता है कि जब ये रोम चिप बनाई जाती है, जब ये कंप्यूटर सिस्टम बनाया जाता है, तो रोम जो होती है ये तभी प्रोग्राम की जाती है। प्रोग्राम मतलब इसमें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस जो है वो वही उसी टाइम पे सेव किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब रोम जो है इसके भी टाइप्स हैं। प्रोग्रामेबल रोम, जिसे पी रोम कहते हैं, प्रोग्रामेबल रोम नॉन वोलेटाइल होती है, और ये जो होती है ये प्रोग्रामेबल होती है, मतलब वन टाइम प्रोग्रामेबल होती है, मतलब जब कंप्यूटर सिस्टम को बनाया जाता है उसी टाइम पे इसमें जो है इंस्ट्रक्शन डाली जाती हैं, जो भी इसमें डेटा या कुछ डालना होता है वो डाला जाता है, और फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार डाला दैट्स इट, फिर उसको ऊपर एडिटिंग नहीं कर सकते, उसको आप राइट नहीं कर सकते। राइट करने का मतलब डिलीट करना, एडिट करना, वो राइट हो गया, ठीक है। इसलिए हम इसे कहते हैं प्रोग्रामेबल रोम। ये यूजुअली यूज होता है मोबाइल फोन्स में होती है या फिर आपके वीडियो गेम कंसोल्स में भी होती है। इसके बाद इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, जैसे कि नाम बताता है इरेजेबल। इरेजेबल का मतलब है आप इरेज कर सकते हो, मतलब जो कि आपने इस रोम में डाला प्रोग्रामेबल है, मतलब आप कंप्यूटर सिस्टम को जब बनाया उस टाइम पे आप इसमें प्रोग्राम कर सकते हो, मतलब इसके ऊपर इसमें कुछ सेव कर सकते हो, लेकिन उसको आप इरेज भी कर सकते हो। लेकिन इरेज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट लाइट की जरूरत पड़ती है, तभी जाके जो इसमें डेटा होता है वो डिलीट होता है, फिर आप इसको फिर से जो है प्रोग्राम कर सकते हो। तो यूजुअली इसको अल्ट्रावायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम या फिर UVEPROM कहते हैं। तो इसके बाद है आपकी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, जिसे EEPROM भी कहते हैं। तो ये EEPROM की तरह ही होती है, बट यहाँ पे इसको इरेज करने के लिए जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जरूरत पड़ती है, अल्ट्रावायलेट लाइट की नहीं, ठीक है। तो यहां पे आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम के बीच, और रैम और रोम के बीच का डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। तो मेन डिफरेंस ये है रैम और रोम के बीच। रैम जो होती है वो वोलेटाइल होती है, रोम नॉन वोलेटाइल होती है, और रोम को आपको समझ आ गया होगा कि कहां कहां पे यूज होती है, ठीक है।
तो अब अगर आपको कोई बोलेगा कि आपके फ़ोन की रोम 64 GB है, तो रोम 64 GB नहीं होती है, वो होती है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज। अगर वो रोम होती तो आप अपने उस फ़ोन जो आपका है स्मार्टफोन, उसमें कुछ सेव ही नहीं कर पाते, उसमें कुछ डिलीट ही नहीं कर पाते। तो यहाँ पे रोम आपको समझ आगे होगा। रोम छोटी सी चिप होती है और यूजुअली ये बहुत कम साइज़ की होती है, 64 GB की हो ही नहीं सकती है, ठीक है।